गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, चार्ज क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा था। आज हम अगला टॉपिक करेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इनके सेंटर्स का सेपरेशन r अगर है, स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जितनी भी फोर्स लगेगी F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी इनके बीच में जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। और इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये जो मैथमेटिकल हमने यहाँ लिखा है इसी को हमें लिखना होता है कूलम्ब्स लॉ में कि इट स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन any 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ है, जिसको आगे पढ़ते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं यहाँ से। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इसकी जगह पे कांस्टेंट लग जाएगा, तो k कांस्टेंट लगा देते हैं, k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये जो k कांस्टेंट लगाया है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर के। इस k की दूसरी वैल्यू भी हमारे पास होती है, वेरिएबल वैल्यू, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। सिंबल को एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है। एप्सिलॉन नॉट जो है इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, absolute electrical permittivity of free space। और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए हमारे पास होती है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है हमारे पास। तो k की वैल्यू जब यहाँ पुट करते हैं हम कूलम्ब्स लॉ के अंदर तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारी कूलम्ब्स लॉ कहलाती है। अब k की डायमेंशन फॉर्मूला हम निकालेंगे कि k का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। और जो ये k की वैल्यू यहाँ लिखी गई है ये k की वैल्यू होती है SI यूनिट्स के अंदर, इन SI यूनिट्स। अब k का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं तो हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू है वो है F = k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। यहाँ से k की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगी FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2। अब यहाँ पर डायमेंशंस पुट करते हैं। पहले फोर्स की डायमेंशन पुट करते हैं तो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास होती है MLT - 2
R डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन L2, Q चार्ज होता है हमारा, चार्ज की डायमेंशन 80 होती है हमारी। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो K की डायमेंशन आ जाएगी हमारी M, L की पावर 1 और 2 यहाँ से 3 हो जाएगी, T की पावर 1 और 1 ऊपर जाके -2 और -2 -4 हो जाएगी, A की पावर भी ऊपर जाके -2 हो जाएगी। ये K का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास। अब हम नेक्स्ट डिफाइन करेंगे वन कूलम चार्ज को डिफाइन करेंगे कि वन कूलम चार्ज क्या होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से, कूलम्स लॉ की हेल्प से डिफाइन करेंगे वन कूलम को। देखिए वन कूलम को डिफाइन करते हैं। डिफाइन वन कूलम, हमारे पास कूलम्स लॉ से फोर्स का फॉर्मूला आया था F = K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू 1 कूलम ले ली जाए और इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर 1 मीटर ले लिया जाए, तो फोर्स की वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए तो K की वैल्यू होगी 9 × 10 की पावर 9। ये वैल्यू थी हमारे पास K की, Q1 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 1, R की वैल्यू 1, तो फोर्स की वैल्यू आई 9 × 10 की पावर 9, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो इतनी फोर्स लगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 कूलम क्या है, वो अमाउंट है चार्ज की जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पर 1 मीटर की डिस्टेंस पर एयर के अंदर रखने पर या फ्री स्पेस के अंदर रखने पर 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें। तो लिखते हैं 1 कूलम में बी डिफाइंड एज द चार्ज which exerts a force of 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन on same charge placed at 1 meter apart in एयर और फ्री स्पेस। ये 1 कूलम की डेफिनेशन है हमारी। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया था, इफ Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब Q1 और Q2 की प्रोडक्ट 0 से बड़ी है और Q1 और Q2 की प्रोडक्ट 0 से छोटी है, तो नेचर ऑफ फोर्स बताइए कि उनके बीच में फोर्स कैसे लगेगी। ये क्वेश्चन था, तो सोल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन देखिए, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब चार्जेस की प्रोडक्ट की बात करें हम, तो जो चार्जेस की प्रोडक्ट है वो कैसी कैसी हो सकती है। ये दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है, अल्टरनेट भी हो सकते हैं। तो इनकी जो प्रोडक्ट होगी, अगर दोनों पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी, दोनों नेगेटिव है तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी, अगर कोई एक भी नेगेटिव है दोनों में से तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगी। तो अगर Q1 Q2 की प्रोडक्ट पॉजिटिव आई तो इसका मतलब वो 0 से बड़ी है, यहां भी 0 से बड़ी है, और Q1 Q2 की प्रोडक्ट अगर 0 से छोटी है तो इसका मतलब वो 0 से छोटी है, तो फोर्स जो उनके बीच में लगेगी अब वो डिसाइड करेगी नेचर को। अब यहीं से हमें डिसाइड करना है, अगर 0 से बड़ी इनकी प्रोडक्ट आ जाती है, 0 से छोटी इनकी प्रोडक्ट आ जाती है, तो फोर्स का पता लगाएंगे कि फोर्स कैसी होगी।
देखिए अब हमें पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये दोनों चार्ज जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 होगा तो फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव नेचर की होगी। और जब Q1 Q2 लेस देन 0 होगा मतलब Q1 Q2 की प्रोडक्ट 0 से छोटी आ जाएगी, नेगेटिव होगी, तो फोर्सों के बीच में कैसी होगी, अट्रैक्टिव नेचर। तो जब Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगी, क्योंकि या तो दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव है या दोनों चार्जेस नेगेटिव है। और Q1 Q2 की प्रोडक्ट अगर 0 से छोटी है तो इसका मतलब कोई एक चार्ज नेगेटिव है एक चार्ज पॉजिटिव है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सपोज दो चार्जेस हमारे पास है Q1 और Q2 चार्जेस, जिनके बीच का सेपरेशन हमने यहां माना था। अब जब वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं तो फोर्सेस की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी हमें। Q1 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा और Q2 चार्ज Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो ये Q1 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, जनरली हम इन्हें पॉजिटिव ही कंसीडर करके चलते हैं, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो फोर्स लगेगी सेकंड चार्ज के ऊपर फर्स्ट की वजह से। फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, F21 लिखेंगे इसको। और सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसे F12 लिखेंगे, ये भी रिपल्सिव फोर्स होगी। जब हम Q1 से Q2 तक जाएंगे तो डिस्टेंस जो पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे R12 लिखेंगे, और जब Q2 से Q1 तक आएंगे तो पोजीशन वेक्टर R21 लिखेंगे। अब वैल्यू लिखते हैं, पहले F21 की वैल्यू लिखते हैं, मतलब फोर्स ऑन चार्ज सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, सेकंड चार्ज के ऊपर फोर्स लगी फर्स्ट चार्ज की वजह से, तो K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे डिस्टेंस की फॉर्म में, जो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप ऑब्जर्व करें तो F21 की डायरेक्शन के अंदर R12 यूनिट वेक्टर, R12 वेक्टर है, तो R12 यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया, मतलब R12 की डायरेक्शन के अंदर F21 फोर्स हमारी लग रही है। इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। सिमिलरली F12 की वैल्यू लिखते हैं, तो दोबारा से लिखते हैं K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर इनटू। अब यहाँ पर देखिए F12 जो फोर्स लग रही है वो R21 की डायरेक्शन में लग रही है, तो R21 यूनिट वेक्टर इसको लिखेंगे, और इसको लिख लिया हमने सेकंड इक्वेशन। अगर इन दोनों फोर्सेस के बीच में रिलेशन निकालनी हो कि F12 और F21 फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ये कूलम्स लॉ हमेशा न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिटली एक्ट करेंगी। इसको हम प्रूव करेंगे अभी किस तरह इक्वल और अपोजिटली एक्ट करती है, ये बात करते हैं। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर जो होता है हमारे पास, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं यहाँ पे, जैसे ए यूनिट वेक्टर है तो उसका फॉर्मूला होगा यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इस मैग्नीट्यूड को इस तरह भी लिख सकते हैं और सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन हम डाल सकते हैं। तो R12 वेक्टर की अगर बात करेंगे हम यूनिट वेक्टर की, तो R12 यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 का मैग्नीट्यूड, और R12 का जो मैग्नीट्यूड है वो R के इक्वल है, तो R12 बाय R लिख सकते हैं इसको। इसी तरह R21 वेक्टर यूनिट वेक्टर की बात करें तो R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21, R21 का जो मैग्नीट्यूड है वो भी R के इक्वल है, तो इसकी जगह पे भी R लिख सकते हैं। अब इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, इसको फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, और फोर्थ इक्वेशन को यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन के अंदर। कुछ करते हैं नाउ, यूजिंग थर्ड इन फर्स्ट, थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं, तो हमारे पास F21 की वैल्यू आएगी
F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर की वैल्यू रखते हैं R12 यूनिट वेक्टर हमारा आया R12 वेक्टर बाय R12 वेक्टर बाय R। तो ये बन गया F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R क्यूब इंटू R12 वेक्टर। सिमिलरली on using equation 4 in equation second इक्वेशन 4 को जब हम इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास F12 वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकंड K Q1 Q2 बाय R क्यूब इनटू R21 वेक्टर। इसको फिफ्थ इक्वेशन मान लिया, इसको सिक्स्थ इक्वेशन मान लिया। अब R12 वेक्टर और R21 वेक्टर इनको अगर ऑब्जर्व करें तो इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन में ये अपोजिट है। मतलब हम लिख सकते हैं कि R12 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ R21 वेक्टर। R12 वेक्टर जो है वो हमारा इक्वल है माइनस ऑफ R21 वेक्टर के। तो ये वैल्यू हम यूज करेंगे ऊपर वाली इक्वेशंस के अंदर और फिर F21 और F12 फोर्स इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे कि क्या रिलेशन निकल के आते हैं इन दोनों के बीच में। तो यहां पुट करते हैं इस R12 की वैल्यू को फिफ्थ इक्वेशन में यूजिंग इन फिफ्थ में यूज करते हैं इसको। तो हमारे पास आता है F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R क्यूब इंटू R21 वेक्टर। माइनस का साइन आगे लगा देते हैं। अब इस इक्वेशन को कंपेयर अगर किया जाए सिक्स्थ इक्वेशन के साथ तो दोनों इक्वेशंस में बस थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? एक माइनस के साइन का। तो हम लिखेंगे कि दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर किया जाता है ऑन कंपेयरिंग 6 and 7, on comparing 6 and 7 F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। तो ये प्रूफ हो गया कि न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करती है। कूलम्ब फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो इक्वल एंड अपोजिटली एक्ट करती हैं। थैंक यू फॉर दिस सेशन। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपकी स्टडी इस लॉकडाउन में बनी रहे। थैंक यू।